एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। कल के सेशन में हमने डेफिसिट डिमांड के बारे में देखा था। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा होना। अब किसका ज्यादा होना? डिमांड का ज्यादा होना। नाम में ही इनका मीनिंग डिराइव है। जब हमारी डिमांड क्या होती है? ज्यादा होती है। कौन सी डिमांड? इट रेफर्स टू अवर एक्चुअल डिमांड। इट इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन मींस प्लान्ड सिचुएशन। क्योंकि जो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है, हमने कल भी देखा था, ये किस लेवल पे होती है? प्लान्ड लेवल पे होती है, जिसमें प्लान्ड हमारे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब एक्चुअल की डिमांड उससे ज्यादा हो जाती है हमारी इकोनॉमी में। कल हमने एक और कंसेप्ट भी देखा था, जब हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है, चाहे वो प्लान्ड लेवल पे ही होती है, उस लेवल पे हमारे जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ क्या हो जाते हैं? रिसोर्सेज हो जाते हैं। मीन्स सारे के सारे रिसोर्सेज हम प्रॉपर वे से क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। मीन्स जितनी भी लेबर हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है, उनको प्रॉपर काम मिल रहा है। उससे ज्यादा अब लेबर अवेलेबल ही नहीं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब जितने इकोनॉमी में पर्सन्स अवेलेबल है, उनको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं। तो इस लेवल से ज्यादा हम आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि जब सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइज है, हमारी आउटपुट ऑप्टिमम है, सब कुछ है, उसके ज्यादा एज पर द केन्स हु इज द फादर ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने ही बोला है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के बाद आउटपुट को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। अब हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से स्टडी करते हैं। हमारी एक्स एक्सिस पे हम ऑलरेडी जानते हैं क्या शो करते हैं? आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और वाई एक्सिस पे क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट सप्लाई कहाँ से बनती है? हमारा 45 डिग्री ऑफ एंगल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। और ये हमारी कौन सी है? एग्रीगेट डिमांड किस लेवल की? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की। फुल एम्प्लॉयमेंट प्लस ये कौन सी है? प्लान है। तो ई हमारी क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल है। और ओ क्यू क्या है? हमारी इक्विलिब्रियम आउटपुट है। इट मींस ई पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं। इससे ज्यादा हम रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते। इट मींस जितनी आउटपुट इंक्रीज हो हम यहाँ पे कैप्चर कर चुके हैं, उससे ज्यादा आउटपुट को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। अब ये ओ क्यू जो हमारी है, ये क्या है? हमारी इक्विलिब्रियम आउटपुट है। इक्विलिब्रियम आउटपुट होने के साथ ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट लेवल भी है और प्लस ये इनकम लेवल भी है। लेकिन इस केस में हमने क्या किया है? जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है? ग्रेटर रहना देन द हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की डिमांड। मीनिंग में इनका जो डायग्राम है उसकी डेरिवेशन गिवन है। कल हमने डेफिसिट देखा था, उसमें एग्रीगेट डिमांड कम थी, तो हमने एग्रीगेट डिमांड को क्या कर दिया था? कम कर दिया था। लेकिन इस केस में जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है? ज्यादा है। इट डिनोट्स टू बी एडीए। अब यहाँ पे जो हमारा इस केस में एग्रीगेट सप्लाई और ये कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट द पॉइंट E1, जो है ये क्या हमारा न्यू इक्विलिब्रियम लेवल है। ये क्या कौन सा इक्विलिब्रियम लेवल है? इट इज ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। ओवर एम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे इक्विलिब्रियम लेवल से अबव पॉइंट है। लेकिन हम यहाँ पे आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते। यही हम पॉइंट पहले कर चुके हैं। क्योंकि चाहे इक्विलिब्रियम लेवल ज्यादा है, तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारी इतनी आउटपुट भी इंक्रीज होनी चाहिए, हमारी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन हमारे ई पॉइंट पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो चुके हैं, तो हम आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इसका इफेक्ट पड़ेगा डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो एज द रिजल्ट क्या इंक्रीजेस होते जाएंगे? प्राइसेस इंक्रीजेस होते जाएंगे, प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि जनरली हमारी इकोनॉमी में होता है, जिस चीज की इकोनॉमी में शॉर्टेज होती है, नेट इफेक्ट में क्या होता है? उनके प्राइस हाई होने लग जाते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? दैट डिनोट्स टू बी इन्फ्लेशनरी गैप। अब यहाँ पे जो हमारा है EF पॉइंट है, ये पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है? एक तो हमारी एक्सेस डिमांड को प्लस हमारे इन्फ्लेशनरी गैप को। अब जैसे जैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती जाएगी, हम आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते।
ना ही आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, ना ही एम्प्लॉयमेंट को, ना ही इनकम को, क्योंकि इन सब में किसका रिलेशनशिप है, 1 to 1 का रिलेशनशिप है। नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्राइसेस कंटिन्यूसली राइज होते जाएंगे, प्राइसेस राइज हो जाएंगे, हम किसमें फंस जाएंगे, विशियस सर्कल ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, वो गैप जिनके हम बाहर नहीं कर सकेंगे। तो लोगों की डिमांड्स को पूरी करने के लिए गवर्नमेंट को क्या लेनी पड़ेगी, बोरिंग्स लेनी पड़ेगी। जब गवर्नमेंट बोरिंग्स लेगी, जिसका नेट इफेक्ट हमारी इकोनॉमी क्या पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, क्योंकि लोन को कवर करने के लिए हम और लोन लेंगे, और लोन लेंगे, वो लोन की अमाउंट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम लोन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। यही हमारा कंसेप्ट है, हमारा एक्सेस डिमांड का। अगर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे तो सब पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट में हम क्या बताएंगे, एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, और ई हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो कि हमारी इंटरसेक्शन ऑफ एडी और एएस पे बनता है, जिसपे हमारे कौन से यूज है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, और ओ के हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। तो इसके बाद हम आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट को भी नहीं इंक्रीज कर सकते, ना ही इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी एक्चुअल डिमांड देखी तो हमारी वो क्या है, एडीए विच इज ग्रेटर देन द प्लान्ड, और E1 इज हमारा कौन सा है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो बट वी कांट इंक्रीज द आउटपुट, हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, जिसका नेट इफेक्ट क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज होती जाएंगी, और जिसके कारण कौन सा गैप में हम फंस जाएंगे, इन्फ्लेशन गैप में फंस जाएंगे, जिसको रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जो हमारा EF पॉइंट है, इसको हम क्या बता रहे हैं, एक तो ये डेफिसिट एक्सेस डिमांड को डिनोट कर रहा है, ये इन्फ्लेशनरी गैप को डिनोट कर रहा है। उसके बाद हम ये चीज लिख देंगे कि नंबर 6 पॉइंट में क्या है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, लेकिन हम आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते, जिसका नेट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस पे पड़ेगा, और हम किस में फंस जाएंगे, विशियस सर्कल ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। यहाँ पे एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम तो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, बट जो हमारी प्राइसेस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है। सिचुएशन ये कौन सी है हमारे पास, एक्सेस डिमांड, और गैप कौन सा हमारा, इन्फ्लेशनरी गैप। कल के सेशन में हमने देखा था, उसमें डेफिसिट डिमांड का क्या इफेक्ट पड़ रहा था, आउटपुट भी कम हो, इंक्रीज कम हो रही थी, होगी थी, उसको हम हमारे पहले तो रिसोर्सेज वो अनयूटिलाइज्ड रह गए थे, उसके बाद आउटपुट भी कम होगी थी, हमारी एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी थी, इनकम भी कम रह गई थी, लेकिन प्राइसेस भी क्या हो गए थे, कम हो गए थे। ये सिचुएशन किस में देखते हैं हम, डेफिसिट डिमांड में। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक है, दैट इज कॉजेज ऑफ द एक्सेस डिमांड। हमारे एक्सेस डिमांड के क्या कॉजेज है, कल हमने किसके बिहाफ से देखा था, सेक्टर के बिहाफ से। उसमें अब हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर। सबसे पहले हमारा कौन सा है, गवर्नमेंट सेक्टर, फिर उसके बाद आता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, उसके बाद हमारा क्या आता है, फर्म, और जिनको हम प्रोड्यूसर भी बोल देते हैं, उसके बाद हमारा क्या आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है क्योंकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, जो हाउस होल्ड होते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, फर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, और हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं, और इंपोर्ट हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसे हमें लर्न करने की जरूरत नहीं। डेफिसिट का मतलब डिक्रीज, मतलब सब कुछ क्या है, कम है। एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा, मतलब सब कुछ हमारा क्या है, ज्यादा है। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज हमारे मेजर्स टू टेकन टू करेक्ट द डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड। कौन कौन से मेजर्स हैं, मेनली हमारी गवर्नमेंट के पास 2 पॉलिसीज होती है। एक तो हमारी कौन सी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी हमारी कौन सी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को हम ऑलरेडी बैंकिंग के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, इन ऑर्डर टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अगर आप इनको टेक इनटू अकाउंट करते हैं, करना चाहते हैं, तो जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और दूसरी पॉलिसी कौन है, फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम टेक इनटू अकाउंट करेंगे। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और उसके इनकम के साथ रिलेटेड होती है, उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर के मेजर्स क्या हो गए, फर्स्ट हमारा क्या आ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का खर्चा। उसके बाद जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी में देखा था, हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन किस कंडीशन में आती है, एक्सेस डिमांड में। डिफ्लेशन की कंडीशन हमारी किस उसमें आती है, हमारी डेफिसिट डिमांड में आती है।
ये तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इन्फ्लेशनरी को रेक्टिफाई करने में हमें मनी सप्लाई को क्या करना पड़ता है, कम पड़ना पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम से कम हो जाए। लेकिन डिफ्लेशनरी की कंडीशन को रेक्टिफाई करने के लिए हमें मनी सप्लाई को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, तभी इन सिचुएशंस को हम टेक इनटू अकाउंट कर सकते हैं। पहले क्या, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट खर्चा कहाँ पे करती है, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करती है, डैम्स बनाती है सोशल वेलफेयर के लिए। अगर तो उनसे मनी सप्लाई डिफ्लेशन की कंडीशन को टैकल करना है तो गवर्नमेंट को अपना जो खर्चा है वो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। और उसके बाद इन्फ्लेशन की कंडीशन को रेक्टिफाई करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपना खर्चा रिड्यूस करना पड़ेगा। अब टैक्सेस, गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, टैक्सेस। टैक्सेस के थ्रू उसको इनकम मिलती है। हमारे पास सेम टू टाइप्स ऑफ कंडीशन होती है, डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी। अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लोगों से कलेक्ट करेगी तो लोगों के पास मनी, गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा और लोगों के पास मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इन्फ्लेशनरी की कंडीशन को इंक्रीज करने के लिए उसे टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर टैक्सेस की परसेंटेज को कम कर देंगे तो कम पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, ज्यादा पैसा किनके पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा। इसलिए डिफ्लेशनरी की कंडीशन को रेक्टिफाई करने के लिए टैक्सेस को क्या करना चाहिए, रेट्स को कम कर देना चाहिए। पब्लिक डेप्ट, डेप्ट का मतलब क्या होता है, लोन लेना। किनसे, जो हमारी गवर्नमेंट है वो किससे लोन ले रही है, पब्लिक से लोन ले रही है। अगर टू टाइप्स की सेम कंडीशन है, डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी, अगर हम पब्लिक से बोरिंग्स ले लेंगे तो सारा पैसा किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास। पब्लिक के पास पैसा क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। इसलिए पब्लिक डेप्ट इंक्रीज करना चाहिए टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी कंडीशन। ऑन द अदर हैंड, अगर लोगों से हम पैसा कम लेंगे एज ए लोन तो गवर्नमेंट के पास पैसा कम कर चला गया और लोगों के पास जो इनकम है वो ज्यादा होगी। तो इट मींस डिफ्लेशनरी की कंडीशन को टेक इनटू अकाउंट करने के लिए लोगों से, पब्लिक से जो लोन है वो कम लेना चाहिए। लास्ट पॉइंट है बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई इसके सेम, हमें मनी सप्लाई को क्या करना है, इंक्रीज करना है। इन्फ्लेशनरी की कंडीशन को रेक्टिफाई करने के लिए बोरिंग्स को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। अगर हम आरबीआई से लोन लेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आएगा तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के वेलफेयर के लिए यूटिलाइज कर सकेगी। अगर इन्फ्लेशनरी की कंडीशन रेक्टिफाई करनी है तो बोरिंग्स को क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए, ताकि ज्यादा पैसा लोगों के पास जाए ना, गवर्नमेंट के पास ना जाए और उसको पब्लिक वेल्थ के लिए यूज ना कर सके। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस